तो सभी नमस्ते प्रणाम, मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी की बात करूं उससे पहले एक बड़ी अजीबोगरीब चीज़ मैंने नोटिस की और ये चीज़ आज आपके सामने रखना मजबूरी है मेरी। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि कहानी मैं 2-3 दिनों से फिर नहीं सुना रहा हूँ, लेकिन कहानी मैंने सुनाई, रिकॉर्ड की और कायदे से कहा जाए तो आज की जो कहानी, ये कहानी मैं आपको तीसरी बार सुना रहा हूँ। लेकिन तीसरी बार सुनाया तो, लेकिन 2 दिन ऐसा हुआ जब आपके सामने ये कहानी पहुंची नहीं। क्यों? उसके पीछे वजह है। हम लोगों को इस हिसाब से फॉरेन की चीज़ों द्वारा, फॉरेन के ऐप्स द्वारा कंट्रोल किया जाता है कि आप खुल के किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, खुल के किसी के बारे में बुरा भला नहीं कर सकते, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो उन लोगों के खिलाफ अगर आप बोलना चाहें तो आप बोलेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। अब आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी को सुनाने से पहले कल और परसों मैंने एक काम किया था कि फॉरेन की एक पॉलिसी थी, अपने देश से संबंधित नहीं है, विदेश से एक खास ताकतवर देश से संबंध रखता है, और उसकी कुछ सच्चाइयाँ मैंने वीडियो में बता दी थी। अब जैसी ही सच्चाई मैंने बताई उसके बाद वीडियो डाला, बढ़िया 100 Mbps का वाईफाई यहाँ पे है, तो वीडियो 2 मिनट के अंदर अपलोड हो गई। उसके बाद वीडियो अपलोड होने के बाद एक प्रोसेस होता है चेकिंग का। उसमें चेक किया जाता है कि कोई अश्लीलता ना हो, कोई गलत चीज़ ना हो, कोई ऐसा वैसा मिस इन्फॉर्मेशन ना हो, कोई गलत वीडियो ना लगा हो। चेकिंग शुरू हुई, परसों से शुरू हुई। उसके बाद आमतौर पे 7 या 8 मिनट पे चेक हो जाता है मेरा पूरा वीडियो, क्योंकि आज तक ऐसा कुछ वीडियो मैंने लगाया ही नहीं। लेकिन आप सोचिए कि मैंने केवल बोल दिया था, इस वजह से चेकिंग में वो वीडियो चला गया। 48 घंटे तक चेकिंग में रहा। चेकिंग में वो अब लाइव होगा, अब लाइव होगा। आप लोगों में से कल कुछ लोगों ने नोटिस किया होगा कि एक बार दिखा कि 10 बजे वीडियो पड़ जाएगा, उसके बाद फिर नहीं पड़ा वो वीडियो। तो 2 दिनों तक लगातार वो वीडियो चेकिंग में रहा। परसों जब रहा तो मुझे लगा कि चलो आज नहीं हो पाया तो कल वो वीडियो पड़ जाएगा, लेकिन जब कल भी नहीं पड़ा तो फिर मैंने उस वीडियो को डिलीट किया और आज फिर से दूसरी कहानी के माध्यम से, कहानी वही है लेकिन जो चीज़ें मैंने बोली थी आज उसको नहीं बोलूँगा। क्या करूँ? कितना भी आप सच बोलिए, अगर वीडियो ही ना पढ़ पाए तो फिर मतलब क्या है? आप सोच के देखिए कि 24-24, 48-48 घंटे तक वीडियो रोक दिया गया। और यही सेम चीज़ें हुई थी 3 महीने पहले जब मैंने कुछ ज़्यादा ही ऑपरेशन सिंदूर को कवर किया था, तो फिर डायरेक्ट 90 दिन के लिए रोका गया। अब आप सोच के देखिए कि क्या नियति, क्या नियम, क्या कायदे, क्या कानून। जो सही से काम करे उसको तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़े, या फिर वो आदमी लाखों रुपए महीने का खर्च करे, लीगल टीम रखे, वो तमाम चीज़ें सॉल्व करें। अब उतनी ना इनकम है ना उतना खर्चा मैं कर सकता हूँ, तो फिर ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। खैर, तो एक अपडेट थी, मुझे लगा आपसे शेयर करनी चाहिए। अब आज की कहानी की बात करते हैं। आज की कहानी की बात करूँ और आप लोगों से एक सवाल अगर पूछूं, आप कत्ल के कितने टाइप जानते हैं? मतलब कत्ल करने के जो मोटिव होते हैं, जो उद्देश्य होते हैं, उसमें आपने क्या क्या देखा होगा? 4 चीजें आपको बताऊंगा। इन्हीं 4 चीजों में आपने देखा होगा। पहला, आदमी गुस्से में कर दे, कोई बात बुरी लग जाए और उसमें कत्ल कर दे। दूसरा, किसी लालच में कि सामने वाले को मारूंगा तो मुझे ये लाभ हो जाएगा। तीसरा, कोई बात बुरी लगी हो, कोई पुराना लड़ाई झगड़ा हो, खुन्नस में। और चौथा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, यानी इसको मारूंगा तो उससे शादी कर लूंगा, या फिर इसको मारूंगी तो उससे शादी कर लूंगी, उसके साथ रहूंगी। इसके अलावा और कोई चौथी, 5वीं वजह आपको नहीं मिलेगी। लेकिन आज एक ऐसी कहानी आपके सामने लेके आया हूं, जिस कहानी में आपको एक ऐसी अजीब वजह मिलेगी जिसके आगे 3 करोड़ 4 करोड़ रुपए भी पानी हो गए और एक कत्ल भी हो गया और 2 लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई। तो क्या है पूरी कहानी, अब आपके सामने पेश है। इस कहानी की असल शुरुआत साल 2024 से होती है। साल 2024 कर्नाटक का बेंगलोर, बेहद मशहूर जगह, बेहद पॉश इलाका। और इसी बेंगलोर में एक शख्स रहा करते थे जिनका नाम था महेंद्र रेड्डी। महेंद्र रेड्डी देखने में बड़ी स्मार्ट, ठीक ठाक फैमिली से बिलोंग करते थे। इन्होंने मेडिकल की पढ़ाई की और साल 2024 में एक हॉस्पिटल में ये पोस्टेड हो गए, गवर्नमेंट। अब इनकी उम्र भी हो चुकी थी, शादी लायक, और इधर एक हॉस्पिटल में पोस्टेड थे। तमाम लोगों में ये जानकारी फैली कि महेंद्र तो अब डॉक्टर बन गए और इनको अब शादी भी करनी है। इसी दौरान उसी हॉस्पिटल में एक महिला आती है जिसका नाम था कृतिका। कृतिका भी इत्तेफाक से एक डॉक्टर ही थी। कृतिका भी आती, आने के बाद उस हॉस्पिटल में दोनों की मुलाकात होती है। बातों ही बातों में दोनों दोस्त बन गए।
दोस्ती भी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी कंफर्टेबल हो गए, काफ़ी खुश रहने लगे। इसी दौरान इस दोस्ती के बारे में महेंद्र और कृतिका के घर वालों को पता चला। कृतिका देखने में बेहद खूबसूरत थी, महेंद्र भी देखने में बढ़िया था, पढ़ा लिखा था। लिहाजा दोनों के परिवार वालों ने डिसाइड किया कि क्या इधर उधर परेशान होना, दोनों अगर दोस्त हैं, हम उम्र हैं, जवां हैं, एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, पैसा भी सेम है, कंफर्टेबल है एक दूसरे के साथ, तो क्यों इधर उधर परेशान होना, इन दोनों की शादी करवा दी जाए। दोनों ने अपने अपने बच्चों से बात की। बच्चों के मन में पहले से ही राजीनामा था। उसके बाद कृतिका और महेंद्र रेड्डी की शादी फिक्स हो गई। और शादी भी कैसी, ऐसी शादी कि अगर कोई देख ले तो उसकी ज़िंदगी की जो पूरी कमाई है वो ख़त्म हो जाए, लेकिन वैसी शादी वो अफोर्ड न कर पाए। दोनों की जब शादी फिक्स हुई तो फिर कृतिका के जो फादर हैं उन्होंने बेंगलोर के एक बेहद पॉश इलाके में 3 करोड़ का बंगला खरीदा अपने दामाद के नाम पे। 3 करोड़ का, कि उसमें मेरी बेटी और मेरे दामाद रहेंगे। पिता भी ठीक ठाक कमाते थे। साथ ही शादी के लिए दोनों ने काफ़ी तैयारियां की। काफ़ी एडवांस शादी होनी थी। प्री वेडिंग फोटो शूट हुआ, बाकायदा लोग बाहर गए, वहाँ पे एक दूसरे के साथ शादी से पहले की जो ज़िंदगी होती है उसको एक फिल्म के माध्यम से इन्होंने बनवाया। उसमें अलग अलग विजुअल्स निकल के सामने आए। एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश थे। धीरे धीरे शादी की तारीख नज़दीक आई। उसके बाद बड़े धूमधाम से दोनों की शादी हो गई। शादी होने के बाद कृतिका और महेंद्र रेड्डी उसी दहेज के 3 करोड़ वाले बंगले में शिफ्ट होते हैं। शिफ्ट होने के बाद उसी बंगलों में रहने लगते हैं। तमाम जिंदगी बिल्कुल बढ़िया चल रही है। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा। धीरे धीरे शादी के 4-6 महीने गुजर गए। लगभग अप्रैल महीना आ गया और वो भी बीतने वाला था साल 2025 का। इसी दौरान 23 तारीख की बात है, 23 अप्रैल साल 2025, अचानक से महेंद्र रेड्डी अपने ससुर को फोन करते हैं। ससुर को फोन जाता है। फोन पे ससुर अपने दामाद का जब फोन देखते हैं तो फोन उठाते हैं, पूछते हैं क्या हुआ। इधर से महेंद्र रेड्डी बेहद घबराया हुआ। महेंद्र रेड्डी ने कहा कि पापा, कृतिका की तबीयत बड़ी खराब है, रोते हुए, और वो बेहोश हो गई है, मैं उसको लेके हॉस्पिटल आया हूँ, आप लोग भी आ जाओ। ये बात जब फादर सुनते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फादर अपने पूरे घर में बताते हैं। उसके बाद फादर, मदर और जो कृतिका की बहन थी लिखिता, ये तीनों लोग भाग के हॉस्पिटल आते हैं। डॉक्टर इधर इलाज करना शुरू करते हैं, लेकिन अचानक से थोड़ी देर में कृतिका की मौत हो जाती है। अब 28 साल की कृतिका मर चुकी थी। जाहिर सी बात है, 28 साल कोई मरने की उम्र नहीं है। परिवार वाले परेशान, इधर पति भी परेशान कि क्या हुआ। डॉक्टरों से पूछा तो डॉक्टर ने बताया कि बेहोशी की हालत में उसकी मौत हो गई। अब चूंकि महेंद्र रेड्डी खुद डॉक्टर था और परिवार वाले भी पढ़े लिखे थे, जानकार थे, तो बेहोशी की हालत में मौत हो गई, ये बात किसी को हजम नहीं हुई। महेंद्र इधर रोने लगा। रोते रोते उसने बताया कि कई दिनों से कृतिका की तबीयत खराब थी और मैं घर पे इलाज करता था। क्योंकि मैं खुद डॉक्टर था, मुझसे गलती हो गई। अगर मैं पहले ही दिन हॉस्पिटल लेके आता तो ऐसी चीज़ें ना होती। इसके बाद परिवार वालों ने भी कुछ चीज़ें याद की। वास्तव में कृतिका की तबीयत पहले से भी खराब रहती थी। उसको बीपी था, उसको शुगर था, साथ ही कुछ गैस्ट्रो की दिक्कत थी। पूरा परिवार अब धीरे धीरे मन मार के मान गया कि शुगर, बीपी, इन तमाम बीमारियों की वजह से जो कृतिका की इम्यूनिटी थी बड़ी कमज़ोर हो गई थी और इसी बीच उसकी तबीयत खराब हुई। थोड़ी सी लापरवाही हुई और उसी लापरवाही में इसकी मौत हो गई। पूरा परिवार लाश को अपने साथ लेके जाने लगा। लेकिन इसी दौरान एक नॉर्मल सा प्रोसेस होता है कि भाई पुलिस को इत्तला कर दो, इन्फॉर्म कर दो, पुलिस आएगी, एक पंचनामा तैयार करेगी, डेथ सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। डॉक्टरों ने पुलिस को इत्तला कर दिया, पुलिस आ गई। पुलिस ने पूरा मामला देखा। उसके बाद फिर एक बात बोली, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम डेथ सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं। लेकिन जब चूंकि डॉक्टरों ने मौत का कोई सटीक कारण तो बताया नहीं, तो पोस्टमार्टम करवा लेते हैं, जानकारी सामने आ जाएगी। अब ये बात जब पति सुनता है महेंद्र रेड्डी तो वो रोने लगता है। उसने कहा कि मैं खुद एक डॉक्टर हूँ और मुझे पता है कि पोस्टमार्टम कैसे होता है, कैसे बड़ी बेरहमी से लाशों को चीरा फाड़ा जाता है, अंदर के ऑर्गन्स निकाले जाते हैं, टटोले जाते हैं, तो मैं पोस्टमार्टम नहीं करवाऊंगा।
साथ ही उसने अपने ससुर से भी कहा कि मत करवाइए, मैं अपनी बीवी की बॉडी को चीरते फाड़ते नहीं देख पाऊंगा। ससुर ने बात सुनी, उसने भी कहा कि ठीक है, कौन अपनी बेटी के बारे में ये चीज़ें चाहेगा कि उसकी बेटी को चीरा जाए, फाड़ा जाए। भले ही मर गई लेकिन ममता तो होती है। पूरा परिवार मना करने लगा। उसने कहा कि भाई हम पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे। लेकिन इसी दौरान कृतिका की एक बहन थी जिसका नाम था लिखिता, वो जिद पे अड़ गई। उसने कहा पोस्टमार्टम तो होगा, क्योंकि जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा हम एग्जैक्ट रीजन नहीं जान पाएंगे कि मौत कैसे हुई। परिवार वालों ने कहा कि भाई एग्जैक्ट जान के ही क्या करना, अब तो वो जा चुकी है, बीमारी से हुई है, कौन सी बीमारी थी उसको हम जान के क्या ही करेंगे। लिखिता ने एक बात बोली। लिखिता ने कहा कि मेरी बहन की किस बीमारी की वजह से मौत हुई, अगर हम ये चीज़ जान जाएंगे तो कम से कम उस चीज़ पे हम ध्यान देंगे, क्योंकि डीएनए सेम है, जेनेटिक्स सेम है और बीमारियां जेनेटिकल ट्रांसफ़र भी होती हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अगर बेटी को ये बीमारी है तो माँ बाप को भी हो सकती है, भले ही अंदर छुपी हो बीमारी, मुझे भी हो सकती है। तो ऐसे हाल में कम से कम हम एक बार देख ले, क्या दिक्कत है। लिखिता जिद पे अड़ गई। महेंद्र रेड्डी और बाकी परिवार के लोग समझाने लगे कि नहीं, पोस्टमार्टम मत करवाओ, बॉडी चीड़ी फाड़ी जाएगी। लेकिन लिखिता कुछ सुनने को तैयार नहीं। उसने पुलिस से कहा कि आप पोस्टमार्टम करवाओ। अब छोटी बहन की जिद थी तो भाई परिवार वाले मान गए। उसके बाद पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम में भी कुछ आया नहीं। उसके बाद बॉडी को परिवार वालों के हवाले कर दिया गया। परिवार वाले अंतिम संस्कार कर देते। अंतिम संस्कार करने के बाद धीरे धीरे तमाम जो रिचुअल्स होते हैं उसको करने के बाद बच्चे को भूलने की कोशिश में माँ बाप लग गए। इधर पति भी धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी में बिजी होने की कोशिश करने लगा। 6 महीने बीत गए। धीरे धीरे मामला ठंडे बस्ते में चला गया। अक्टूबर आ गया साल 2025 का, यही अक्टूबर जो चल रहा। अक्टूबर साल 2025 में अचानक से एक दिन पुलिस वाले फिर से महेंद्र रेड्डी के घर पे रेड करते हैं और साथ ही जो कृतिका के फादर थे उनके घर पे भी जाते हैं। जाने के बाद अपने साथ कहते कि चलो। अब ये बात जब पुलिस वाले बोलते हैं तो बोलने के बाद परिवार वाले हैरान कि भाई 6 महीने हो गए, अब ये क्यों परेशान करने आया। आजकल पुलिस किसी को बुलाती तो दिमाग में वही नेगेटिविटी आती है कि भाई पैसे वैसे इनको चाहिए होंगे और क्या। परिवार वालों ने विरोध किया, लेकिन पुलिस वालों ने कहा कि नहीं, कुछ सबूत हाथ लगे हैं, चलना पड़ेगा। उसके बाद पूरा परिवार पुलिस स्टेशन में पूछताछ पुलिस वाले शुरू करते हैं। परिवार वाले पूछते हैं कि पूछताछ क्यों की जा रही है। तब पुलिस वाले बताते हैं कि दरअसल जब हमने पोस्टमार्टम करवाया था उसी दौरान हमने बिस्तरा रिपोर्ट भी कलेक्ट करवा ली थी। बिस्तरा रिपोर्ट की जांच होने में 6 महीने लगता है। 6 महीने बाद रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में जो मौत की वजह है वो एक केमिकल का पाया गया है रिपोर्ट में, और इस केमिकल का नाम है प्रोपोफोल। और ये एक ऐसा ड्रग है जिसका उपयोग डॉक्टर्स बेहोश करने के लिए करते हैं। किसी का ऑपरेशन हो तो जो एनेस्थीसिया लगता है वो प्रोपोफोल होता है। अब ये बात जब पुलिस वाले बोलते हैं और उसी के साथ एक सवाल पूछते हैं, कहते हैं कि प्रोपोफोल एक ऐसा केमिकल है जो कोई डॉक्टर ही लगा सकता है, सबको मिलेगा नहीं। और चूंकि कृतिका की जो ट्रीटमेंट का पूरा एक समरी है, जो चार्जशीट बनाई जाती है, एक सीट डॉक्टर भी बनाते हैं कि भाई हमने ये दिया, इसके बाद ये दिया, पूरी फाइल होती है, उसमें कहीं भी प्रोपोफोल का जिक्र है नहीं, इलाज में इसका इस्तेमाल हुआ नहीं, तो फिर बॉडी में आया कैसे। अब ये सवाल जब पुलिस वालों ने पूछना शुरू किया तब परिवार वाले कि भाई जाहिर सी बात है कहां से आया। इसके बाद पुलिस वाले एक सवाल पूछते हैं कि आखिरी बार वो किसके साथ थे। जैसे ही ये सवाल पूछते हैं फौरन सब लोग बताते हैं कि अपने पति के पास। फिर क्या, पति से जब सख्ती से पूछताछ हुई तो चूंकि पति कोई पेशेवर क्रिमिनल अपराधी तो था नहीं, थोड़ी सी ही डांट फटकार में पति टूटता है और एक ऐसी कहानी पता चली जिसके बाद आज पूरी दुनिया हैरान है कि ऐसे भी कत्ल हो सकता है क्या, ये वजह हो सकती है क्या। दरअसल शुरुआती जिंदगी में महेंद्र रेड्डी अपनी पत्नी कृतिका से बड़ा प्यार करता था, बड़ा पसंद करता था। लेकिन धीरे धीरे जब वक्त आगे बढ़ा तो कुछ कुछ चीजें उसको पता चली। पहली चीज तो यही पता चली कि जो कृतिका है उसको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, साथ ही और भी पेट संबंधी बीमारियां हैं, दिक्कतें हैं जिनकी दवाइयां वो खाती है। अब ये तमाम चीज़ें जब महेंद्र रेड्डी को पता चली तो महेंद्र रेड्डी अच्छा खासा नाराज हो गया। उसके दिमाग में 2 चीज़ें आई। पहला कि अगर कृतिका को ये तमाम दिक्कतें थी तो इसने मुझसे छुपाया क्यों,
इसने मुझे धोखा दिया, इसने मुझे चीट किया। और दूसरा कि ये भी 25, 26, 27 साल की है, इसका मैं अभी से इलाज करवा रहा हूँ। कभी शुगर टेस्ट, कभी इंसुलिन लगाना, कभी बीपी की दवा खिलाना, टाइम पे खाना ना दो तो शुगर लो हो जाए, ज़्यादा मीठा खा ले तो शुगर हाई हो जाए। तो ऐसे हाल में मैं पूरी ज़िंदगी इसको क्यों ढूँ, इससे यार पीछा छुड़वाओ। लेकिन फिर दिक्कत की बात ये थी कि पीछा छुड़वाने में अगर तलाक लिया जाए तो 3 करोड़ का बंगला और तमाम चीज़ें भी वापस करनी पड़ेगी। एलमनी के नाम पे हो सकता है और ज़्यादा प्रॉपर्टी चली जाए, तो फिर पीछा कैसे छुड़ाना। तो एक ही तरीका समझ में आया कि कैसे भी करके अगर कृतिका की मौत हो जाए तो बात बन जाएगी। अब कृतिका चूंकि खुद भी पढ़ी लिखी थी तो वो लापरवाही अपने दवाओं में और किसी चीज़ में करती नहीं थी। तब महेंद्र रेड्डी के दिमाग में आया कि क्यों ना दवाओं को ही हथियार बनाया जाए। उसके बाद जानबूझ के अप्रैल महीने से उसने साजिश रचनी शुरू की। तमाम दवाएं वो ला के रखता रहा, मौके का इंतजार करता रहा। बदकिस्मती से 21 अप्रैल को अचानक से कृतिका के पेट में दर्द होता है और ये बात उसके माँ बाप को भी पता थी। बीच में शायद माँ का फोन आया था तो कृतिका ने बताया भी कि मेरे पेट में दर्द हो रहा। जैसे ही कृतिका के पेट में दर्द शुरू हुआ, फौरन महेंद्र ने उसको 1 डोज बेहोशी का यही प्रोपोफोल दे दिया। जैसे इसकी 1 डोज दे दी, उसी के बाद कृतिका बेहोश, 4-6 घंटे बेहोश रही। फिर उठ के वापस सही हुई, थोड़ी सी रिकवर हुआ। फिर अगले दिन पेट में दर्द, महेंद्र ने फिर वो दवा दे दी, इस बार और डोज बढ़ा दिया। अब कृतिका 8-10 घंटे बेहोश हो गई। इस बार उसने अपने घर वालों को भी इत्तला किया कि मैं बार बार बेहोश हो रही हूँ। तीसरी बार उसने जानबूझ के इतना डोज दे दिया कि कृतिका न बच पाए। इसके बाद तीसरे डोज में उसने कृतिका को इतना डोज दिया कि कंफर्म था कि ये बेहोश तो होगी लेकिन उठ नहीं पाएगी। 23 तारीख को ये डोज दे के सलाइन के माध्यम से ये हॉस्पिटल लेके आता। इसको पूरा पता था कि अभी बचेगी नहीं। डॉक्टर जब तक कुछ समझ पाते, जब तक इलाज कर पाते, कृतिका की हॉस्पिटल में मौत हुई। पूरी मेडिकल टीम को लगा कि शायद बीमारी की वजह से, शुगर लो होने की वजह से, और कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर बचाने की कोशिश करते, नहीं बच पाता। रीजन डॉक्टर भी नहीं समझ पाते, लेकिन उनको ये लगता है कि भाई हमने कोशिश की, नहीं बचा तो वजह बीमारी है। तो बीमारी की वजह से उसकी मौत हो गई। और पोस्टमार्टम में भी कुछ आना नहीं था, इसको ये बात पता थी। इसी वजह से जब बहन ने जिद की तो इससे लगा कि अगर मैं ज़्यादा विरोध करूँगा तो मैं फंस जाऊँगा। इस वजह से इसने पोस्टमार्टम करने दिया। इसको शायद एक चीज़ लगी थी कि पुलिस कभी गंभीरता से कोई काम करती है नहीं, बिस्रा रिपोर्ट को भी वो क्या ही ध्यान देगी। बिस्रा रिपोर्ट कहाँ लोग सीरियसली निकालते हैं, मामला रफा दफा हो जाएगा। लेकिन यहाँ इस केस को सुलझना था, ऐसा बोल दें, या फिर पुलिस वाला सच में मुस्तैदी के साथ काम कर रहा था, ऐसा बोल दें, या फिर जहाँ बिस्रा रिपोर्ट निकालने के लिए गया पूरा सैंपल, वहाँ पे सच में उस टीम ने सही से काम किया और एक बारीकी को पकड़ा कि प्रोपोफोल मिला है। अगर तीनों में से ही कोई चीज़ गड़बड़ हो जाता, पुलिस वाले मामले को गंभीरता से ना लेते। बिस्रा कई बार हमने देखा है, आप न्यूज़ उठा के देखिए कि बिस्रा रिपोर्ट ऐसी ऐसी जगहों पे रखा जाता है कि 2-2, 4-4 साल तक उसको कोई पूछता ही नहीं, और धीरे धीरे वो सैंपल भी खराब हो जाता है। क्योंकि जब क्रिटिकल केस होते हैं तो परिवार वाले, पुलिस वाले बार बार पूछते हैं। नॉर्मल केस में परिवार वाले, पुलिस वाले पूछते ही नहीं। तो ऐसे हाल में बिस्रा कहाँ है, उसकी जाँच हुई नहीं हुई, कौन पूछने वाला। अच्छा, जब भारत की सबसे बड़ी कमी ये है कि कोई पूछने वाला न हो तो आदमी काम करता ही नहीं। लेकिन यहाँ तीनों चीज़ें सही से काम की, पुलिस ने भी, डॉक्टर्स ने भी, और केस को सुलझना था इस वजह से किस्मत ने भी। तब जाके ये पूरा केस सुलझ गया। और अब जाके पता चला कि एक आदमी इस वजह से भी कत्ल कर सकता है कि उसकी पत्नी बीमार है। बाकी पत्नी से इतना प्यार था, दहेज में 3 करोड़ का बंगला मिला, और जाहिर सी बात है 3 करोड़ का बंगला मिला तो और भी चीज़ें, सोना चांदी, गहना, हीरे जवाहरात मिले होंगे। खैर, क्या कहा जाए। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय कमेंट जरूर कीजिएगा। और ऐसी कहानी अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। बाकी कल आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ। अब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।